वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है? इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने ये स्ट्रेटेजी शुरू की है 2021। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं कुछ दिनों से आपके सामने आ नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ बिजी था, थोड़ा अपना पेरेंट्स का हेल्थ इश्यू था, तो उसमें मैं एंगेज था। तो दोस्तों, 2021 स्ट्रेटेजी को जब आप यूज कर रहे हैं अभी, तो एक चीज आपको देखने में आ रही है कि जो भी वीकली ब्रेकआउट में स्टॉक्स आ रहे हैं, आप उनको खरीद रहे हैं, तो उतने बड़े मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब स्टॉक थोड़ा ऊपर तो जाता है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं जाता। थोड़ा सा मूवमेंट आता है और स्टॉक वहीं के वहीं घूमता रहता है। पता है इसका कारण क्या है? क्योंकि मार्केट बहुत ही हायर लेवल पे खड़ा है और एक सेचुरेशन का स्टेज आ जाता है। निफ्टी 13,500 के लेवल के ऊपर जाके खड़ी हो गई है। हम जो स्टॉक ब्रेकआउट में देखते थे, तो हम हमेशा आपसे बोलते थे ना वीकली ब्रेकआउट में कि जरूर देखिए कि पहला वीकली ब्रेकआउट कब हुआ था। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनका पहला वीकली ब्रेकआउट हुआ था 4-5 दिन पहले, और लगातार वो भागते चले जा रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है। आप किसी स्टॉक को कहां पे खरीदेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उसको लगातार ही बुल रन में देख रहे हैं। जैसे आज आपने पीएफसी को देखा है, पीएफसी मूवमेंट में नजर आ रहा था। तो इस वक्त आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जब लार्ज कैप में एक बड़ी रैली हो जाती है, तो उस वक्त मिड एंड स्मॉल कैप में नए सिरे से बाइंग आती है। तो उस वक्त जो हमने आपने अपना जो 2021 स्ट्रेटेजी का लेटर पार्ट था, जिसमें हमने आपको शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के बारे में बताया था, उसका इस्तेमाल करना यहाँ पे वाजिब होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपको ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं करना है। जैसे जैसे आप ट्रेड करते हैं और आपको दिखता है यहाँ पे कि चीजें ठीक हो रही है, फायदा हो रहा है, बाजार में बड़े बड़े मूवमेंट आए हैं, उसके साथ ही आपका वॉल्यूम कम होता चला जाना चाहिए। मतलब स्वाभाविक तौर पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपने एक दिन ट्रेड किया, आपको अच्छा फायदा मिला, तो जाहिर है आप दूसरे दिन थोड़ा बड़ा वॉल्यूम करना चाहें। तीसरे दिन आप भूल जाएं और उससे भी बड़ा वॉल्यूम करने की कोशिश करें, तो इससे अपने आप को बचाना है। क्योंकि अगर हायर लेवल बड़ा वॉल्यूम किया और एकदम से बाजार धोखे से नीचे आ गया, तो तकलीफ हो जाने वाली है। जैसा कि कल आपने देखा था, बाजार में सेलिंग आई थी। आज बाइंग तो आई, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहे हैं कि कुछ स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो कुछ स्टॉक नीचे आ रहे हैं। काफी सारे स्टॉक में सेलिंग आ रही है। बहुत बड़ी मूवमेंट आना तो जैसे पॉसिबल ही नहीं दिख रहा है। तो बीच में ट्रेडिंग में इस तरह के दौर आते रहेंगे, इसको आपको स्वीकार करके ही चलना है। हमने पहले ही आप लोगों को ये चीज समझा के रखी है कि 22 दिन की कमाई यहाँ पे 5 से 7 दिनों में हो जाती है। लेकिन 10 दिन ऐसे होते हैं जब आपको बराबरी में या छोटे से माइनस में भी बाहर आना पड़ता है। और कुछ दिन आपके ऐसे होते हैं जहां पे आपको छोटे-छोटे प्रॉफिट्स होते हैं। तो ये वही छोटे-छोटे प्रॉफिट्स के दिन चल रहे हैं, या कह सकते हैं छोटे-छोटे लॉसेस हो जाए कुछ लोगों को, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जिनकी पैरेलल स्टडी ठीक नहीं है, जो सोचते हैं कि सिर्फ ये एक स्ट्रेटेजी को हम लेके आ गए हैं, लेकिन सामने जब 20 स्टॉक आते हैं, तो उनमें से 2 स्टॉक चुनने के लिए आप जितने भी हमारे फ्री वीडियोस देखते हैं या जो वेबसाइट्स हमने बता के रखी है उनको देखते रहते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी वहां से। तो इसके लिए मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा एक खास चीज, ओवरसोल्ड स्टॉक आप देखें। क्या लिखेंगे गूगल सर्च में? ओवरसोल्ड स्टॉक्स निफ्टी 100। आप ओवरसोल्ड स्टॉक निफ्टी 100 में आप गए और वहां पे आपको ट्रेंड लाइन का लिंक दिखेगा। वो सजेशन करेगा कई सारी वेबसाइट्स का, तो वहां पे हम ट्रेंड लाइन के लिंक को क्लिक करेंगे और जब वहां पे स्टॉक नजर आएंगे सामने, तो उसको हम 3 तरीकों से चुनेंगे स्टडी में। तो आपको नजर आएगा वहां पे कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, म्यूचुअल फंड कि होल्डिंग किन स्टॉक्स में ज्यादा है। तो होल्डिंग के 2 कॉलम दिखेंगे वहां पे। एक तो सबसे ज्यादा कौन से स्टॉक में होल्डिंग है हमेशा से, और फिर एक दिखेगा क्यूओक्यू, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किन स्टॉक्स को सबसे ज्यादा खरीदा गया। तो आप वहां पे टॉप 4 स्टॉक्स है उनको नोट करके रख लीजिए, अपने मार्केट वॉच में लगा लीजिए। फिर आप एफआईआई की होल्डिंग में गए, वहां पे भी आपको सबसे ज्यादा होल्डिंग कौन से स्टॉक्स हैं में है। ऐसे 2 स्टॉक चलो सबसे ज्यादा होल्डिंग वाले भी लगा लिए, और फिर क्वार्टर और क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा खरीदे गए, ऐसे 4 स्टॉक आप अपने मार्केट वॉच में लगा लीजिए। इससे क्या होगा,
अगर आपने मार्केट वॉच में नहीं भी लगाया है, तो स्क्रीनर में जब आप जाते हैं ना और आपके सामने बहुत सारे स्टॉक नज़र आते हैं, तो ये जो चीज़ आपने वहाँ देखी है अपनी पैरेलल स्टडी में, इसकी वजह से आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि चलो आज ये स्टॉक उठा लेते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, आज हमने शॉपर्स स्टॉक मतलब शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में तो कई सारे स्टॉक थे, लेकिन शॉपर्स स्टॉक को हमने उठाया, उसको खरीदा हमने। साथ में हमने लिया वोकहार्ट फार्मा को, क्योंकि वोकहार्ट फार्मा अभी खबरों में भी है और उसका शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो रखा है, बहुत अच्छा स्टॉक है जो जब सेक्टर नहीं भी चलता है तो वो परफॉर्म करता है, हमने उसमें पोज़ीशन बनाई। तो उसने बहुत तेज़ी से हमको मूवमेंट दिखाया। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी बनी कि ₹514 पे अगर लिया तो 536 ₹537 तक चला गया। कम से कम 5-7% का मूवमेंट उसने दिखा दिया था। तो ये सब चीज़ें कहाँ से काम में आती हैं कि अगर आपकी पैरेलल स्टडी होगी, तो आपके लिए वहाँ पे कोई स्टॉक को चुनना बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो अगर जैसे हमने बताया 2021 स्ट्रैटेजी में कि आपको पहले से कुछ भी नहीं मालूम हो और आप सिर्फ़ इसके साथ ही ट्रेड करते हैं, तो कुछ नया नहीं करना है। अगर फिर ईमानदारी से जो कुछ उसमें बताया है उसको मान के चलिए। मतलब आपने कोई शेयर खरीद लिया, सपोज़ आपने डीएलएफ खरीद लिया। डीएलएफ आपने लिया ₹210 पे। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया ₹209 पे या ₹208.50 पे, ठीक है? 1% नीचे हमने आपको स्टॉप लॉस लगाने को कहा था, लेकिन आप आधा परसेंट नीचे भी लगा दें तो चलेगा। तो आपने 210 पे खरीदा, 208 पे स्टॉप लॉस लगा दिया आधी क्वांटिटी में। डीएलएफ नीचे गया, आपका सेल हिट कर दिया उसने। आप कुछ मत कीजिए अभी, कोई रिएक्शन नहीं चाहिए। आपको पता है कि बाज़ार बहुत दिनों से पिछले 4 दिन से ऊपर है, तो ज़ाहिर है आपकी क्वांटिटी कम ही होनी चाहिए। जो आदमी 200 शेयर में काम करता हो, उसको आज 50 शेयर में काम करना चाहिए था। जो आदमी 1000 शेयर में काम करता है, उसको आज 250 शेयर में काम करना बनता है। ये सब उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। आपको अगर नहीं पता है, तो फिर से सुनिएगा उसको। क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि किसी चीज़ को हम सरसरी तौर पे सुन लेते हैं और हम कहते हैं, "हाँ, हाँ, आ गया समझ में और ऐसी चीज़ तो मैंने पहले भी सुन रखी है।" उसकी बारीकी पे जाने की बात है। उसकी बारीकी में आपको सेकंड लेयर सुनाई देगी, आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये एक गलती हो गई जिसकी वजह से आज हमारा काम नहीं हो पाया। अब किसी ने ये बात नहीं सुनी कि अरे! मैं तो रोज़ 500 शेयर में काम करता हूँ, आज भी मैं 500 शेयर लिया और आज ये ₹8 नीचे चला गया, मेरे ₹4000 माइनस हो गए। तो आपने 500 शेयर लिए क्यों? पहली बात। दूसरी चीज़, आपने आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तीसरी चीज़, जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिएक्शन में आपने फिर से वही बाइंग सेलिंग जो भी करनी थी कर ली, क्यों किया? जब हमने आपसे कहा है कि 10-15 मिनट के लिए आप यहाँ पे हैं, फिर आप चले गए। अब आप सवा डेढ़ बजे आ रहे हैं और उस वक़्त आपको पता लग रहा है कि डीएलएफ तो कहाँ आ गया, ₹213 का भाव दिखा रहा था। आपने 210 पे खरीदा, उसने 8 का स्टॉप लॉस आधी क्वांटिटी में हिट कर दिया, अभी 212.50 213 दिखा रहा है। हो गया, आपको तो लॉस ही नहीं है, लॉस तो कवर हो चुका है। अब आप ये सोचे कि नहीं यार नीचे गया वहाँ पे और ले लेने थे। तो घटना के बाद का ज्ञान हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करते क्योंकि आज तो चलो ठीक है। एक दिन आपके साथ पता क्या होगा कि ₹210 का ये 208 आएगा। आज आपने 208 में खरीद लिया, फिर वो 213 हो गया, आप और ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे हैं। एक दिन 210 का 208 होगा, आप वहाँ पे और खरीद लेंगे। वो 204 हो जाएगा, आपको फिर और खरीदना ही पड़ेगा और फिर वो ₹195 पे जब जाके खड़ा होगा, आपका पूरा मुँह लाल कर देगा। तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है कि ये जो रोज़-रोज़ की छोटी-मोटी होशियारी हम करते हैं, उसके पहले दिमाग में सबसे बुरे समय की कल्पना करके रखो, कि सबसे बुरे समय में क्या होने वाला है। आज जैसे कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को बहुत अपनी बिज़नेस में या फ़ैमिली में बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी होगी। क्योंकि नॉर्मली उनको क्या पता था कि भई जो भी खर्चे आ रहे हैं हमने पर्सनल लोन ले लिया, फिर हमारी सैलरी या कमाई आती रहती है उससे लोन भरते रहेंगे, 60,000 का फ़ोन लेके घूम रहे थे, 10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे थे। आज अचानक उनको ये पता नहीं था कि 6 महीने के लिए धंधा बंद होगा, ऐसा तो कभी उन्होंने देखा नहीं। पर मैं बोलता हूँ ना वर्स्ट केस के लिए तैयार रहिए। तो वर्स्ट केस के लिए जो लोग तैयार थे, उन्होंने अपनी कुछ सेविंग्स करके रखी थी, अपने खर्चे बढ़ा के नहीं रखे थे। तो जब कोविड आके मार रहा था, कोविड की बीमारी तो बाद में हो लगेगी, लेकिन उसके पहले वो चिंता आपको खा जाएगी। तो ऐसे ही मंदी तो बाद में आएगी। अभी तो आप तेजी के दौर में ही अपने बड़े-बड़े नुकसान क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि आप सिर्फ लालच को सोच रहे हैं। लालच के साथ डर को मिक्स कीजिए। आप समझिए कि अगर इससे बुरा हो जाए, अपने आप को पूछिए कि निफ्टी जब 500 पॉइंट गिरेगी, तब आपके ये शेयर जो ये आप डीएलएफ देख रहे हैं 210 का, 208, 205 की बातें कर रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? 185 ₹190 हो जाएगा। वहाँ पे अगर मैं 1000 शेयर लेके फँस जाऊँ तो ₹25,000 एक शेयर में माइनस हो जाएँगे। ऐसे 4 शेयर आपके पास इकट्ठे हों, ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों जब भी
आप काम करते हैं ना, अपने आप को याद दिला दीजिए क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि एक ट्रेडर को गजनी कॉम्प्लेक्स रहता है। गजनी एक मूवी थी, जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है बार-बार हीरो को, आमिर खान को। तो उसको बार-बार याद दिलाना पड़ता है। ऐसी एक ट्रेडर की हालत क्या है कि आज से 6 महीने पहले ही एक बहुत बड़ी तबाही वाली मंदी आई थी, लेकिन आज से 6 महीने बाद कोई बोले कि बाज़ार नीचे जाएगा क्या? मेरे को तो नहीं लगता। इतना नीचे जा सकता है क्या? तो अगर उनसे कोई बोले कि 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे जाएगी तो बोले, "अरे नहीं, कहाँ जा रही है यार? हमने एक बार शॉर्ट की थी, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट नीचे जाके फिर ऊपर आ गई। फिर दोबारा शॉर्ट किया, फिर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मेरे को तो नहीं लगता है नीचे जाएगी।" अगर आपको नहीं लगता है ना, तो डेफिनिटली जाएगी। और जब आप तैयार नहीं होंगे ना तब जाएगी। अभी आप सेलिंग कर रहे हैं तब नीचे नहीं जा रही। धीरे-धीरे आपको लगा सेलिंग नहीं करनी चाहिए और आप बाइंग करके बैठ गए। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपको 13,300 के लेवल पे सेलिंग दिख रही थी, फिर 13,500 हो गया, फिर 13,700 हो जाए, तो वहाँ पे कम से कम बाइंग तो मत करो, है ना? तो बाइंग करना मतलब ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि ट्रेडर को चिंता करने की ज़रूरत है। ट्रेडर को तो मैं बोल रहा हूँ कि वीकली ब्रेकआउट में जहाँ बाइंग नज़र आ रही है वॉल्यूम के साथ में उसकी बाइंग करो। जहाँ पे वीकली ब्रेकआउट में शॉर्ट सेलिंग नज़र आ रही है वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करो। क्योंकि आपको कहाँ ये पता करने की ज़रूरत है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। हमने तो आपको ऐसे मेथड सिखा रखे हैं जिसमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि पंडित बन के आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अच्छा ट्रेडर बने वो इंसान जिसको ये पता हो कि भविष्य के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मुझे दोनों तरफ के ऑर्डर लगा के रखने हैं, अपनी रणनीति में दोनों तरफ का जिसने भी ख़्याल रखा है, वही एक अच्छा बिज़नेसमैन बनता है। चाहे आपकी दुकान की बात हो, चाहे आपके जॉब की बात हो, चाहे आपके बिज़नेस की ट्रेडिंग की बात हो। तो दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा ओवरसोल्ड स्टॉक की स्टडी करेंगे आप। तो सबसे पहले आपने क्या देखा म्यूचुअल फंड होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा खरीदे गए। ये स्टडी आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है। ऑप्शन में भी काम आएगी, फ्यूचर में भी काम आएगी, इवन आपके इन्वेस्टमेंट में भी करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाने में भी यही चीजें काम आएगी। धीरे धीरे ऐसी तो अनुभव बनता है। मैं अनुभव कहीं खरीद के थोड़ी लाया कहीं इसी बाजार से कि भाई हमने कहा 5 किलो अनुभव तोल देना, ऐसे नहीं होता है। हम रोज रोज स्टडी करते थे, उसमें से 100 बातें पढ़ते थे तो उसमें से 95 बातें भूल जाते हैं। सिर्फ 5 बातें हमारे दिमाग में कहीं रह जाती है, हम रखते नहीं, चुन के हम नहीं रखते। जो देखो हमारे दिमाग में एक जादुई काम होता है, कि जो चीज़ें हमारे काम की है, रिलेवेंट है, वो अपने आप रह जाती है, रिटेन कर जाती है और जो चीज़ें उतने काम की नहीं है, वो दिमाग अपने आप उनको भुला के फेंक देता है बाहर। तो ये एक जादू है जिसने हमको ज़िंदा भी रखा हुआ है और खुश भी रखा हुआ है। अगर सारी बातें याद रह रखते, तो पागल हो जाते हम लोग शायद। तो दोस्तों, अब दूसरा बात क्या होगा आप वहाँ पे देखेंगे ब्रोकर रिपोर्ट। ओवरसोल्ड स्टॉक में देख रहे हैं हम। ओवरसोल्ड स्टॉक देखिए मतलब कौन से स्टॉक ऐसे ऐसे हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा जिनमें सेलिंग आ चुकी है। मैंने आपको याद दिलाया था कि बाज़ार में कितनी भी तेज़ी आए, कोई ना कोई स्टॉक आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा होगा। तो अभी कौन-कौन से स्टॉक आपको ऐसे रेट पे मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखता है ओएफएसएस। ओएफएसएस एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, वहाँ पे आपको दिखता है अबाउट इंडिया। वो एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं, जो अभी पता चला बाज़ार अगर यहाँ से 500 पॉइंट निफ्टी गिर भी जाए, तो हो सकता है ये हमको 2 महीने बाद 5% या 10% ऊपर खड़े नज़र आए। क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझनी है, क्या इंस्टीट्यूशन को म्यूचुअल फंड को ये इजाज़त है कि वो अपना सारा शेयर बेच के और पैसा हाथ में ले सके? सेबी ने उनको अलाउ नहीं किया इस बात के लिए। तो उनके ऊपर एक बंधन है कि इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया है, आपको ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं दिया है, तो आपको इन्वेस्टेड तो रहना ही पड़ेगा। अब एक म्यूचुअल फंड को नुकसान से बचना है और फायदे में बने रहना है, तो वो क्या करते होंगे इसको समझने की कोशिश करो। तो आपने देखा कि सारे म्यूचुअल फंड अभी प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे कहाँ पे? एसबीआई में इतना बड़ा प्रॉफिट आया, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना बड़ा प्रॉफिट आया, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में इतने बड़े-बड़े प्रॉफिट आ रहे थे। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज कितना हो गया? 6,000 से 9,000 हो गया ना और 3,000 से 5,000 हो गया बजाज फाइनेंस। तो वो जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो उस पैसे का क्या करेंगे? हाथ में लेके तो बैठ नहीं सकते। तो वो ढूँढेंगे अभी कौन से सेक्टर और स्टॉक है जो इस मंथ के लूज़र हैं। कौन से स्टॉक है जो अच्छे हैं पर ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो अबाउट इंडिया का जब आप चार्ट देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ऐसा स्टॉक है जो कभी कोविड के टाइम पे भी नीचे गया ना था ना तो उसको रिकवर होने में कोई टाइम ही नहीं लगा। ऐसी खड़ी लकीर बनती हुई दिख रही है। ऐसे नीचे गया, ऐसे ऊपर आया।
मतलब जैसे लोग बरसों से इंतजार में थे कि कभी नीचे मिले तो लेंगे और जैसे ही दिखा इन्वेस्टर्स को, तो उन्होंने फटाफट एबॉट को खरीदा, एबॉट सीधा ऊपर आ गया। ओएफएसएस में भी ऐसे ही किस्सा दिखता है। तो अब उन ऐसे स्टॉक्स को खरीदा जाएगा। अभी मैं चलो इन स्टॉक को आप नहीं जानते, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो आप जानते हैं। आपको नहीं पता है जब 13,300 के लेवल पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ₹1950 खड़ी थी। खड़ा था कि नहीं खड़ा था? टीसीएस का नाम मैंने नहीं लिया था क्या? इन्फी का नाम, एचसीएल टेक का नाम नहीं लिया था क्या? आईटी, एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर, ये तीनों सेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ? कॉन्ट्रेरियन सेक्टर। कॉन्ट्रेरियन मतलब जो उल्टा चलते हैं। देखिए, एक बात आप नोट करके रख लीजिए, जो भी ट्रेडर हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं चीज़ों को, तेजी में सारे ही शेयर, सारे सेक्टर पॉजिटिव नहीं होते हैं और मंदी में सारे ही शेयर, सारे सेक्टर नेगेटिव नहीं होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। तो कितनी ही बड़ी तेजी हो रही हो, आप गलती में बगैर स्टडी के ऐसे स्टॉक को मत उठा लेना जो बहुत दिनों से भाग रहा था। वो आपको लेके उस तेजी के बाजार में ही नीचे आ जाएगा और आपको लगेगा यार जब बाजार ऊपर जा रहा है तो ये नीचे क्यों आ रहा है। ऐसे ही कोई स्टॉक जो नीचे गिरा हुआ था, वो गिरते बाजार में भी, कोई बाजार में बड़ी गिरावट आ रही होगी तो भी वो ऊपर चला जाएगा। आपने देखा ना, वी2 रिटेल के बारे में हम बात कर रहे थे, बैक टू बैक अपर सर्किट चल रहे थे। बात हुई थी हमारी, 50-60 रुपए का शेयर था, 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए, 84 रुपए पे अपर सर्किट होता था। फिर धीरे-धीरे आपने देखा वो 94 पे एक दिन लोअर सर्किट हो गया। लोअर सर्किट 2 दिन उसने लगाए। अब वापस अपर सर्किट में जा रहा है। मतलब ये एक नेचुरल साइकिल है। अब आप उसको देखना, समझना नहीं चाहते तो नुकसान किसका होगा? जानना किसकी ज़िम्मेदारी है? जैसे वो लिखा होता है ना, बस में टिकट लेना यात्री की ज़िम्मेदारी है। तो इस मार्केट के बारे में पता करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने इसमें लापरवाही दिखाई, तो बाज़ार मार-मार के सिखा देगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, सर नहीं, नहीं हम तो ट्रेनिंग-वेनिंग नहीं लेंगे, हम तो खुद ही सीख लेंगे। तो खुद नहीं सीखोगे, बाज़ार सिखाएगा और फीस कितनी लेगा ये बताएगा नहीं। तो मैंने हमेशा देखा है कि जैसा हमने सीखा था, तो लाखों रुपए ले लिए हमसे बाज़ार ने, बताया भी नहीं कितनी, रसीद भी नहीं काट के दी हमको। ऐसा कई लोगों के साथ होता था। पहले मार्केट में ऐसी हालत थी, सब लोग आते थे और उनकी कैपिटल 3 महीने में खत्म हो जाती थी। 90% लोग तो झाड़ू लग जाता था, बाहर हो जाते थे। बचे थे 10% लोग, उसमें से भी 6-7% लोग और भाग जाते थे आखिरी में ठोकर खा के। 3-4% लोग जिद्दी थे जो यहाँ पे रह जाते थे और जिनके पास थोड़ा क्षमता भी थी, थोड़ा कहीं पैसा भी था, लेके आए, सीखा, जाना, समझा, सीखा, जाना, समझा। जब तक सक्सेसफुल नहीं हुए तब तक बाहर नहीं गए। ऐसे करके लोगों ने सीखा है। कई गुना समय लगा, कई गुना पैसा लगा। कोर्सेज़ नहीं थे दोस्तों, लेकिन जितना उन लोगों ने 5 साल में सीखा, उतना आप 5 महीने में आप सीख सकते हैं, बल्कि आपकी लगन हो तो 5 दिन में हम आपको वो सिखा सकते हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन अभी एक बात के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं 2021 स्ट्रैटेजी में, उसका जवाब दे दूँ मैं पहले। 2021 स्ट्रैटेजी में कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर फाइनल वीकली ब्रेकआउट खाली रहता है। तो फाइनल वीकली ब्रेकआउट जो इंट्राडे का स्क्रीनर आपको मिला है, उसमें फाइनल वीकली ब्रेकआउट में हमने मिड डे ब्रेकआउट को भी शामिल किया हुआ है। तो मिड डे ब्रेकआउट आपको 1:30 बजे के बाद ही मिलेगा। मतलब फाइनल वीकली ब्रेकआउट में आपको सुबह कुछ नहीं दिखेगा। वो दोपहर बाद ही आपको वहाँ पे दिखेगा, ठीक है? इसके साथ में हम कुछ और स्ट्रैटेजी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी साथ में जब आती है तो उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को लेके परेशान हो रहा है कि यार रोज़-रोज़ वैसा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है जैसा पहले हो रहा था, तो दोस्तों फिर आप गलत रास्ते जा रहे हो। स्टॉक मार्केट कोई दुकान नहीं है, किराना, कपड़ा या बर्तन की, जहाँ पे रोज़ एक जैसा धंधा होता है, या फिर आपका कोई नौकरी नहीं है जहाँ आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए महीने है, तो हर वक़्त वो 50,000 ही मिलती रहेगी। आप यहाँ पे आए हैं एक अलग तरह के रोमांच के लिए। व्यापार में आपको पता है रोज़ एक जैसा सेल नहीं होता है, रोज़ एक जैसा सीज़न नहीं होता है, वो तो बदलता है, पर हमको ध्यान में नहीं। जॉब में बोर क्यों हो रहे हैं कि 2 साल से 3 साल से एक जैसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, यही तो आपकी शिकायत है। यहाँ पे ऐसा है कि जो आदमी जितना स्टडी कर ले, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सीखने के लिए एक आदमी को 5 महीना लग रहा है, तो आपको भी 5 ही महीना लगे। अगर आप चार्ट्स देख रहे हैं, एक के बाद एक स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक्स की और छोटी-छोटी क्वांटिटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती से सीख रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। मतलब जो किसी ने 5 महीने में सीखा, वो आप 15 दिन में सीख सकते हैं।
सब कुछ आपके ऊपर है। हमने ऐसा बना दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने से सीखना शुरू करो। बल्कि एक छोटे से गाँव में जहाँ 500 1000 की आबादी हो, तो भी आप सीख सकते हो। क्योंकि इंटरनेट पहुँच गया ना, तो सब कुछ पहुँच गया। डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए बस आपको एक ही चीज़ की बाधा आती है कि हमारे आस-पास और कोई ऐसा कर नहीं रहा है, तो कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। तो पहले बहुत छोटी क्वांटिटी में पहले करने की कोशिश करो, समझ में आए तो आगे बढ़ो। लेकिन कोई और नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं करूँ, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो हर आदमी क्या करता है अपने आस-पास की दुनिया को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को गाली देता है और ये कहता है कि यार यहाँ के लोग समझते नहीं हैं, ये कुछ नई चीज़ को अपनाते नहीं हैं, यहाँ पे कोई बिज़नेस चलता नहीं है, यहाँ पे जॉब की भी अपॉर्च्युनिटी नहीं है और हम वहीं के वहीं बस मट्ठे की तरह जमे रहते हैं। अगर आपको इतना बुरा लगता है शहर तो छोड़ के बाहर चले जाइए, लेकिन उससे प्यार भी तो है, वहाँ से कुछ मिल भी तो रहा है आपको। तो वहीं पे रहते हुए सीखने की हमने व्यवस्था कर दी है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा-सा कदम उठाओ ना। जब 2 फीट के पानी में जा रहे हो तो डूबने का खतरा कहाँ है? तो क्यों डर रहे हो? तो दोस्तों फिर क्या बताया मैंने ब्रोकर रिपोर्ट में जब आप जाएँगे स्टॉक चुनने के लिए ओवरसोल्ड स्टॉक में, तो वहाँ पे सबसे पहले ब्रोकर एवरेज रेटिंग को क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको 5 की रेटिंग मिल जाएगी। तो 5 की रेटिंग वाले जो स्टॉक है वो चुन के लगा लीजिए और साथ में क्या देखेंगे, वहाँ पे उन्होंने कहा सीएमपी इतना है और टारगेट प्राइस इतनी आ रही है। तो कहीं पे ऐसा दिखे कि सीएमपी 800 है और टारगेट प्राइस 1000, 1050, 950 आ रही है, तो वो तो लेने लायक शेयर है, अच्छा है। कहीं पे ऐसा दिखे कि सीएमपी 700 है और टारगेट प्राइस 600 आ रही है, तो उससे बचना, है ना? ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा। रेटिंग के अच्छी है, ठीक है, स्टॉक अच्छा है, लेकिन अभी इसमें सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं या बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपको देखना है। क्लियर? तो वहाँ से क्या होगा, ये अच्छे-अच्छे स्टॉक आपकी नज़र में सामने आ जाएँगे। आपको ये 3000 कंपनीज़ की चिंता करके यहाँ परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पे 50 अच्छे स्टॉक की मार्केट वॉच बना के और फिर अपना काम शुरू करना है। आप देखो कितनी आसानी से काम होने लग जाता है। चिंता लोगों की इसी बात की है कि यार ऐसे तो फिर सारी कंपनीज़ तो है ही नहीं इसमें सर। सारी का तो पता ही नहीं लगेगा। अरे सारी का पता लग जाएगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। आपको कौन समझाता है ये सारी बातें? कुछ लोग बोलते हैं सर कौन-सा इंडिकेटर लगाना है? कोई बोलता है सर कौन-सा ट्रेड सेटअप लगाना है? एमएसिडी, आरएसआई कैंडल कौन-सी वाली लेना है? किसने कहा ये सारी बातें आपको? अभी उसके लिए तैयार तो हो जाओ, पहले पहला कदम तो उठाओ। अभी आप बताओ कि आपको अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में पता नहीं है और अब आप सीधे आ गए और कान की इंटीरियर पार्ट्स के बारे में बात करने लगे, तो क्या कॉमन सेंस होगा? नहीं ना। पहले पूरे शरीर के बारे में सीखता है डॉक्टर पहले साल में। उसके बाद फिर वो स्पेशलाइज़ेशन पे जाता है, फिर वो बनता है या तो दिमाग का डॉक्टर नर्वस सिस्टम का या वो कार्डियोलॉजिस्ट बनता है या वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनता है, आँखों का डॉक्टर बनता है। हैं? ये स्पेशलाइज़ेशन कब का कदम है? पहले आपका पूरा मार्केट का एक सही अप्रोच तो बने। तो पहले टॉप बॉटम अप्रोच होना चाहिए मतलब ग्लोबल मार्केट देखे, फिर मेरे मार्केट का निफ्टी का डायरेक्शन देखा, उसके बाद में सेक्टर देखे और फिर सबसे मजबूत स्टॉक चुनने के लिए पहुँचे। ये है तरीका। वो टाइम डिसिप्लिन, टारगेट डिसिप्लिन का और वॉल्यूम का सही ध्यान रखा। ये सब ध्यान में नहीं रखा, तो फिर आप ताबड़तोड़ आप गए और आपने कहा सर मैं क्या करूँ? ये एकदम से भाग रहा था तो मैंने खरीद लिया। क्योंकि मैं क्या है सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, इतने में बहुत सारे शेयर बढ़ जाते हैं। तो बढ़ने दो ना भाई, घबरा क्यों रहे हो? कूद-कूद के आप जो घुस रहे हो, आपने उसका क्या परिणाम पाया? हमेशा चोट ही खाई है ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो हमेशा ये बात आपके दिमाग में घुसनी चाहिए कि भागती हुई ट्रेन पे मत चढ़ो, गिर जाओगे हाथ-पैर कट जाएँगे। कोई मौका चूक जाए जाने दो ना। तो एक हमारा अ, टनल थ्योरी होता था, टनल स्ट्रैटेजी। टनल स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि अगर मैंने कोई इस सिरे पे कोई सुरंग को छोड़ दिया, एक सुरंग में कोई आदमी चला गया और उसको मुझे पकड़ना है, तो मैं यहाँ से वो अंदर चला गया, तो उस सिरे पे अगर मैं जाके खड़ा हो जाऊँ, तो वो वहाँ से बाहर निकलेगा, तो पकड़ में आ जाएगा। तो टनल स्ट्रैटेजी या टनल थ्योरी का मतलब ये था कि अगर आपने बाइंग मिस कर दी है ना, जैसे किसी ने कहा 13,000 के लेवल पे बाइंग करनी थी निफ्टी की यार, लेकिन अब तो बहुत ऊपर आ गया है, क्या करूँ? तो सेलिंग की तैयारी में खड़े रहो, लेकिन सेलिंग कर मत देना हाँ, अंदाज़े में। जब तक उसका वीकली ब्रेकआउट नहीं होता है शॉर्ट के लिए, तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है या फिर डे के लो पे सेलिंग लगा के रखनी है। तो अगर बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिस की है, तो सेलिंग के लिए तैयार खड़े रहो ना, सेलिंग सामने आने वाली है। सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी मिस कर दी तो बाइंग के लिए तैयार खड़े रहो ना। लेकिन हमेशा हम क्या बोलते रहते हैं
कि अरे यार वो मौका अच्छा आया था, चूक गए। तो एक मौका चूकने पे हम रोते रहते हैं और दूसरे कई मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ब्रोकर रिपोर्ट की बात की मैंने आपसे, एवरेज रेटिंग अच्छी देख के। अब वहाँ पे निफ्टी 100 से भी देख सकते हैं आप वो चीज़, और निफ्टी 500 से भी देख सकते हैं। तो आपको किसी दिन दिखा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो आप जाके उस पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर के फंडामेंटल स्टडी कर लो, तो आपको भरोसा रहेगा कि यार ये स्टॉक चलेगा तो एक तरफा भागेगा। एक स्टॉक में बड़े मूवमेंट आने का मूल कारण क्या है, इसको समझो। बताइए क्या कारण है? किसी स्टॉक में सबसे बड़ा मूवमेंट 10-10, 12-12% का मूवमेंट आने का कारण क्या होता है? इंस्टीट्यूशन की बाइंग। बड़ी बाइंग जब आती है ना, आप रिटेल ट्रेडर्स कितना खरीद लेते हैं आप? आप कितना खरीद लेंगे? आप हो सकता है 10,000, 5,000 शेयर, 50,000 शेयर, 1 लाख शेयर की क्वांटिटी आप खरीदते हैं। कितनी वैल्यू होती है उसकी? 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। लेकिन इंस्टीट्यूशन वहीं पे कितनी बाइंग करता है? 50 करोड़, 500 करोड़ की बाइंग करता है। तो इसलिए वो बड़े-बड़े जो उछाल आपको देखने को मिलते हैं, वो कौन लेके आता है? इंस्टीट्यूशन लेके आता है। तो इंस्टीट्यूशन की स्टडी करके उनकी तरह से सोचने से आप बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे। वही स्टडी मैं आपको करने को कह रहा हूँ। क्योंकि सही चीज़ ढूँढने जाओगे ना, तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। जैसे कई लोगों ने ये बात कही, वो प्रॉब्लम माइंडेड थे, तो उन्होंने कहा इतने सारे शेयर थे, क्या खरीदें, क्या बेचें सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हमारे पिताजी या दादाजी के ज़माने में यही सवाल रहा होगा। तो वो क्या ये पता नहीं कर सकते थे कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज़ कौन-सी है? और अब उनके दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि यार ये इस प्राइस पे खड़ा है, यहाँ से नीचे तो नहीं जाएगा। तो हम जाके ये समझ लेते कि हाँ, नीचे जा सकता है, जाएगा नीचे। तो एक काम करो, इकट्ठा मत खरीदो, 6-6 महीने में या एक हर साल में कुछ 5-5, 2-2 शेयर खरीदते रहेंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो आज उनकी उस छोटे से एफर्ट का, छोटे से रिस्क का मतलब क्या था पता है आपको? अगर उनके पास ₹10,000 के शेयर होते, तो वो आज 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के हो सकते थे, इतनी वैल्यू बढ़ चुकी है। लेकिन हमेशा हमने क्या कहा? हम एक बहाना बना के और हाथ पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं। हमेशा हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई काम क्यों करना है, वो सोचने के बजाय कोई काम क्यों नहीं करना है, उसके हमारे पास हमेशा 10 कारण होते हैं। तो वो लोग लूज़र होते हैं, जो इस बात को सुनते हैं कि कोई काम क्यों नहीं करना है, और ऐसे ज़्यादा लोग होते हैं हाँ, लूज़र वाली मेंटालिटी के। जब भी आप एक 100 लोगों का सर्वे करोगे, तो उनमें से 90-95 लोग ऐसे होंगे, जो कहेंगे कि भई ये काम तो करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क है। इसीलिए तो स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बन सकता है, हर किसी का बन सकता है, लेकिन 5% लोग शामिल हुए हैं, अभी 95% लोग बाहर हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, वो लोग लोन उठा रहे हैं, पर्सनल लोन, हर चीज़ से लोन उठा रहे हैं, और इतना पैसा सूदखोर लोग उनका खा रहे हैं, उनको नंगा कर देंगे पूरा-पूरा। लेकिन उनके ये बात समझ में नहीं आ रही। तो एक आदमी भले कितना ही पढ़ा लिखा हो, मैं बोलता हूँ ना कि फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो मैं ऐसे-ऐसे लोग देखता हूँ जिनकी 2 लाख, 2.5 लाख की सैलरी है, और उनको आदत पड़ गई कि क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट कर देंगे और फिर भूल जाएँगे पेमेंट पैसा देना, तो उनको 3% महीने का ब्याज लगता है, मतलब 36% साल का ब्याज। 36% साल का ब्याज या तो एक अंगूठा छाप आदमी दे सकता है जिसको कुछ नहीं आता हो, या फिर एक ऐसा आईटी प्रोफेशनल दे सकता है, जिसको सैलरी में जब 2-3 लाख रुपए मिल गए, तो उसको लगा कि मुझे किसी बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। और वहीं वो सबसे ज़्यादा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एक एक अच्छा प्रोफेशनल है, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, तो उसको अगर आप हिंदी में कोई बात समझाओ तो उसको समझ में ही नहीं आती। लैंग्वेज बैरियर बन गया है दिमाग में, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि काम की बात समझा रहे हैं, लेकिन अभी हिंदी में समझा रहे हैं तो बोले नहीं, नहीं यार, अभी ढूँढने जाएँगे वो इंग्लिश में, कहीं कोई बुक वुक पढ़ रहे होंगे। अब वो बुक ऐसी है जो पूरी थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम दे रहे हैं, और हम अगर बात कर रहे हैं एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो उनको लगा कि नहीं यार, ये उतना लेवल वाली चीज़ दिख नहीं रहा है। तो कोई काम की चीज़ क्या निकालना है वो समझना सीखो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं, जिनको सुनते-सुनते मुझे थोड़ा इरिटेशन भी हो गया। लेकिन मैंने उसमें से काम की बात निकालने की कोशिश की, और यकीन मानिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये भी मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में आपके साथ शेयर करूँगा कि हम आजकल पैकेजिंग देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। कि ऊपर से एक चमकता हुआ पैकेज आ जाए सामने, और उसमें से आपके 15 ग्राम चिप्स निकल आए, और आप बादाम से डबल भाव में चिप्स खरीद के खा रहे हैं, जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहा है, फिर भी आप खा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं।
आप एडवांस्ड हैं, आप मेन स्ट्रीम में शामिल हैं, तो एक सवाल करें अपने ऊपर, क्या ये सही है? सवाल करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप हमारी ऑटोबायोग्राफी को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उसको शेयर कीजिए बाकी सारे लोगों के साथ क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही है। वो ऐसी बात है कि अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपको कोई सुन के तसल्ली मिली, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ खास सिखाने को है या मेरी कहानी में कोई बहुत अनोखी चीज़ है। मेरी कहानी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ मिडल क्लास इंडियन। कोई भी मिडल क्लास इंडियन उठा लो, वो इन्हीं सारी घटनाओं से गुज़र रहा है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि एक बार मैं जब बहुत दुखी हो गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार डिप्रेश डिप्रेशन में जाने लगा। मेरे अपने आस-पास मैंने इतनी अशांति और झगड़े देखे, तो मुझे लगा कि यार बेकार है ज़िंदगी, मज़ा ही नहीं आ रहा है और मैं कितने दुःख में हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों से कभी बात की, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, तो मुझे लगा कि भाई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब हम इस तरह की चीज़ समझते हैं और हमको ऐसा पता लगता है कि मैं अकेला विक्टिमाइज़ नहीं हूँ, तो ही हमको जीने के लिए बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। और जिन चीज़ों को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, जब ऐसा लगता है कि सिर्फ़ मेरे ही साथ है, तो हमको बहुत बड़ी लगती है। और ऐसा लगे कि सबके साथ है, तो फिर हमको आसान लगने लगती है ना। अभी आप देखो, कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ एक नेशनल क्राइसिस आया है, तो अब आपको लग रहा है कि चलो हम सब मिलके झेल लेंगे। आपको ऐसा विक्टिमाइज़ होने वाला फीलिंग नहीं आ रहा है कि सिर्फ़ मेरे ही साथ हुआ है। तो दोस्तों, अब ब्रोकर रेटिंग वाली बात कर दी मैंने आपके सामने। अब एक और बात मैं आपसे कहूँगा वहाँ पे, तो आप वहाँ पे नेट प्रॉफिट या फंडामेंटल स्कोर में पेट्रोस्की स्कोर भी चाहें तो देख सकते हैं। तो आपको ऐसा मार्केट वॉच बनाना है, फिर वहाँ पे काम करना है। मैंने आपको कहा है फाइनल वीकली ब्रेकआउट 1:30 बजे के बाद ही मिलेगा, ठीक है? तो इस बात का ख़्याल रखें और जिन लोगों ने सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी 2500 की ली है, पर उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं था, तो उनसे मैं 2 गुज़ारिश करूँगा। पहली गुज़ारिश तो ये करूँगा कि भाई मेरे जो फ्री वीडियो की प्लेलिस्ट है, उन प्लेलिस्ट को पूरा देख सको तो उनको देखो। कभी ऐसा लगे कि नहीं मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ पर ये इतने सारे 80-100 वीडियो मेरे से नहीं हो पाएँगे और देख भी लूँगा तो मुझे समझ में नहीं आएँगे, मैं याद नहीं रख पाऊँगा। तो मुझे पेड वीडियो कोर्स लेना चाहिए, तो फिर आप 5500 का पेड वीडियो कोर्स या तो निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का या स्विंग ट्रेडिंग का या इंट्राडे ट्रेडिंग का लीजिएगा, है ना? मतलब आपको हमेशा ही इस बात का ख़्याल रखना है कि आपको एक काम पूरा करना है और आँकड़ों में लिख के रखिए कि क्या आपका टारगेट है। आपको वो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर आँकड़ों में नहीं लिखते हैं तो आपको पता ही नहीं लगता। जैसे किसी ने लिखा मुझे ₹100 रोज़ कमाना है, सिर्फ़ ₹100 तो लोग बोलते हैं मुझे कि नहीं सर मुझे ज़्यादा थोड़ी कमाना है। आप पेड कोर्स की बात करें मुझे तो सिर्फ़ ₹100 रोज़ कमाना है। तो ₹100 250 ट्रेडिंग डेज़ में होते हैं ₹25,000 तब भी ₹5500 का वीडियो कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, फ़िज़िबल है और आप ईमानदारी से ₹100 पे नहीं रुकने वाले हैं। हम हमारे साथ में यहाँ 20,000 लोग आके जा चुके हैं। जो आदमी 3-3 शेयर डर के खरीदता था, वो 6 महीने बाद 3-3 फ्यूचर बगैर डरे खरीदने लग जाता है और उसको कहाँ पे कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि अरे यार आज ₹3200 मिले सिर्फ़। अगर थोड़ा-सा और ध्यान देते और थोड़ी-सा क्वांटिटी वॉल्यूम कर लेता तो ₹8000 बन जाते थे यार। अब ये बात है कि यहाँ पे कमा के भी रो रहा है आदमी, नहीं कमा के भी रो रहा है। और दूसरी बात, आपको कभी-कभी किसी स्ट्रैटेजी की अहमियत पता है कब लगती है? कि जैसे आप हमारे साथ काम कर रहे हैं और आपको पता लगा कि यार पहले 2 दिन तो बहुत बड़े प्रॉफ़िट हुए थे। तो वो प्रॉफ़िट कहाँ से आ रहे थे? बाज़ार बहुत बड़ी रेंज दे रहा था आपको। अब क्या हो रहा है कि वो रेंज नहीं दे रहा है, बाज़ार एक सैचुरेटेड स्टेट में है। फिर यहाँ से एकदम क्लियर गिरेगा, फिर आपको बड़े प्रॉफ़िट होंगे या क्लियर बढ़ेगा तब आपको बहुत बड़े प्रॉफ़िट होंगे। लेकिन अभी वो बाज़ार रेंज ही नहीं दे रहा आपको। अब आपको लगा कि नहीं यार सर आज तो ₹200 स्टॉप लॉस में चले गए और आप बड़ा दुःख मना रहे हैं। अब आप अपने आप को आँख बंद करके बैठ जाइए और पूछिए कि अगर आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे होते, तो अपने तरीके से आपने कौन-सा शेयर खरीदा होता? आपने वो शेयर खरीदा होता जो अभी 5% नीचे घुस गया है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता और आपको कम से कम ₹4000 का नुकसान हो गया होता है। तो कभी-कभी 4000 माइनस और 200 माइनस का कंपैरिज़न करना हमको नहीं आता। मैंने ऐसी हालत देखी है कि लोग 5-5 हज़ार रुपए माइनस होते थे। फिर धीरे-धीरे हमने उनको ₹500 माइनस पे ले आए और फिर हम उनको 200 प्लस, 500 प्लस, 1000 प्लस और कभी-कभी अगर वो 500 माइनस हो जाते हैं, तो उनको आदत ही नहीं रही है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं भई हमको स्टॉप लॉस चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस से आज तक मैं भी नहीं बचा।
अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरे भी निर्णय आज भी गलत होते हैं, पर मैं उन गलतियों को लेके रोता नहीं हूँ, उन गलतियों को मैं ढोता नहीं हूँ। बस 2 बातें आप ध्यान रखना, गलतियों को लेके रोते मत रहिए और उन गलतियों को लंबे समय तक ढोते मत रहिए। अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कि मैंने देखा लोगों को कि उन्होंने कोई स्टॉक खरीद लिया, अब वो स्टॉक किसी दिन नीचे चला गया, अब वो उसी स्टॉक का लॉस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने ₹2100 का रिलायंस खरीद रखा है। अब 1950 आ गया, वो 2000 आया तो उन्होंने और ले लिया। 1950 आ गया, वो उसको और ले रहे हैं। वो रोज़ वो थोड़ा चलता है, फिर नीचे आ जाता है। अब वो कह रहे हैं, "रिलायंस क्यों नहीं चल रहा है यार? क्या बाज़ार चल रहा है? सब बेकार की है तेज़ी-वेज़ी, सब झूठी तेज़ी है। रिलायंस तो चल ही नहीं रहा है, रिलायंस तो चल ही नहीं रहा है।" तो भाई रिलायंस के डब्बे में बंद होने को किसने कहा आपको? आपको रिलायंस का लॉस कवर नहीं करना है, आपको अपना लॉस कवर करना है। मतलब ये है कि रिलायंस में अगर मुझे ₹2000 का, ₹3000 का नुकसान हो जाए, तो मैं उस रिलायंस के नुकसान को डीएलएफ से निकाल लूँ, क्योंकि वो आज चल रहा है। मैं टाटा स्टील से निकाल लूँ, मैं एसबीआई से निकाल लूँ। एसबीआई भागा 210 से 270 हो गया और आपने कहा कि नहीं भैया मेरे को तो रिलायंस का लॉस कवर करना है। क्यों? आप यहाँ पर्सनल ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अपने आप से पूछिए, कभी-कभी हम पर्सनल हो जाते हैं। कभी-कभी आप एक स्टॉक से हार नहीं मानना चाहते, आप गलती कर रहे हैं। पता है क्या पॉसिबिलिटी बन सकती थी? कि हम रिलायंस को भूल सकते थे कुछ समय के लिए रेंज बाउंड है, वीकली हाई पे बाइंग लगा के छोड़ दिया आपने उसको, उसकी चूकेदारी मत करो। आज कोई स्टॉक चला आपने उसको खरीदा, उससे निकाले ₹1000, दूसरे दिन दूसरा स्टॉक चला उससे निकाले ₹800, तीसरे दिन कोई स्टॉक चला उससे निकाले ₹500। कितना प कवर कर लिया अभी तक? ₹2500 तो कम से कम कवर कर चुके हैं, ठीक है? अब उधर रिलायंस का ब्रेकआउट आ गया, रिलायंस भागा 1980 से आपने बाइंग कर ली और 2030 पे एक बार बेच लिया। तो इधर से भी पैसा आ गया और उधर से भी पैसा आ रहा है। रिलायंस जब तक 2100 पहुँचेगा तब तक तो 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आई? बात ये है, मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ से समझाता हूँ, ये आपके पेरेलल स्कूल का भी लेसन हो जाएगा और स्टॉक मार्केट का भी लेसन हो जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कि जो लोग हमको प्यार करते हैं, हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं। जो भी इंसान अच्छा है, जिसको मनाने में आपको समय नहीं लगता है, आपको पता है कि यार ये आदमी आपको प्यार करने लग जाएगा, दोबारा आप उस पे ध्यान नहीं देते। आपको लगता है ये तो मेरे खीसे में पड़ा है, मेरी जेब में रखा हुआ है और आपका सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे होता है? एक ऐसे टिपिकल आदमी पे, जो बिल्कुल ही टेढ़ा है, जिसको हँसाने में, जिसको रिझाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। पता नहीं आपको क्या चैलेंज लगता है मन में कि आप सबसे पहले उसी में उलझना चाहते हैं। यही चीज़ हम ट्रेडिंग में कर रहे हैं। कि कोई स्टॉक है, कोई सेक्टर है, बिल्कुल क्लियर है। उसको खरीद के आप बड़े आराम से पैसा बना सकते हैं या फिर लॉस हुआ तो बहुत ही छोटा होगा। लेकिन हम किसी ऐसे स्टॉक में ज़्यादा उलझ जाते हैं जो समझ में नहीं आ रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इससे पैसा निकाल के ही मानूँगा। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद ये आपकी जीत होगी, लेकिन असल में वो आपकी सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों, जो इंसान आपको सबसे आसानी से प्यार करता हो ना, जो सबसे आसानी से मान जाता हो, मैं नहीं कहता कि जो रूठ गया उसको मत मनाओ, लेकिन जो माना हुआ है उसको भूलो मत, उस पे ध्यान दीजिए। आप देखो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, सुधर जाएगी। जो पहलू आपका अच्छा है ना, उसको सुधारने की कोशिश करो। जैसे मैं एक बार बात करता हूँ, मैं साँवला हूँ, काला हूँ। अब मैं फेयर एंड लवली लगा के गोरा होने की कोशिश करूँ, तो 0 और 10 के स्केल पे मैं कहाँ खड़ा हूँ? 1 या 2 पे। तो मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए? मुझे 10 पे जाने की कोशिश करनी चाहिए या 0 पे आने की? तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे लुक्स की बजाय मुझे अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि भई ये तो अब जितना है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क लाया नहीं जा सकता। लेकिन अपनी खूबसूरती मैं बढ़ा सकता हूँ। खूबसूरती महसूस कहाँ से होती है? आँखों से होती है? नहीं होती। मैंने ऐसे कई कपल देखे हैं कि इतनी खूबसूरत बीवी लाए कि पूरा गाँव वाह-वाह कर रहा था। लेकिन 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद वो बंदी की शक्ल देख के दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की खूबसूरती पे उसने काम ही नहीं किया, ज़रूरत नहीं लगी। उनको लगा कि भई पैकेजिंग इतनी अच्छी है, तो अंदर 15 ग्राम चिप्स चल जाएगा, नहीं चलेगा। धीरे-धीरे लोग चिप्स का वज़न देखने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं भई बाहर का पैकेज, कलर सब आप रखो अपने पास। मैं तो वो अच्छी क्वालिटी का लोकल भी माल खरीद लूँगा जो ताज़ा बना है और जिसमें 80 ग्राम, 100 ग्राम चिप्स आते हैं, इसी कीमत में।
वैसे ही दोस्तों आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अपनी ट्रेडिंग में अच्छे रिज़ल्ट चाहिए, तो जो स्टॉक, जो सेक्टर क्लियरली चल रहा है, उस पे ध्यान दीजिए। आज जो चल रहा है उसमें पैसा बनाएँगे। अब जैसे हमारे पास शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट से एलजी इक्विपमेंट करके एक शेयर था। हमने उसको लिया, वो 135-36 रुपए में आया होगा, 137 दिखाया उसने, फिर 100 अगले दिन 133 हो गया, फिर 131 हो गया, फिर वापस 135 आता था, 132 हो जाता था। हमने आधी क्वांटिटी खाली करके फ्री हो गए। फिर उस पैसे का इस्तेमाल हम रोज़ जो शेयर चल रहे थे उनमें करने लगे। आज 8 दिन के बाद अचानक मैं देखता हूँ, वो शेयर भाग के 151 हो गया। अब आप कहेंगे सर आप तो नीचे खरीद ही नहीं पाए। मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मेरा ₹3 नीचे मैंने आधी क्वांटिटी बेची थी और ₹17 ऊपर मैंने आधी क्वांटिटी बेची। अब बताइए फ़ायदा हुआ कि नुकसान? और उस दौरान जो आधा पैसा मेरा फ्री था, वो सिर्फ़ मुझे पैसा नहीं दे रहा था, वो फिर मुझे पूरा मोटिवेशन भी दे रहा था, मुझे पका के नहीं रखा था, बाँध के नहीं रखा था। तो कभी-कभी मार्केट में हमारी बेबसी ये होती है कि भई मार दो या छोड़ दो या काट दो, जो करना है कर दो, कुछ तो कर भाई। कभी-कभी स्टॉक ऐसा फँस जाता है कि ना तो नीचे जाता है, ना ऊपर आता है। या तो मुझे मार दे या ज़िंदा रख ले, उड़ा दे, प्यार कर ले, जो भी करना है कर, कुछ तो कर। यही बेबसी सबसे ज़्यादा होती है ट्रेडर को, जब कोई स्टॉक टाइट रेंज बाउंड हो जाता है। उसको रोज़-रोज़ इंतज़ार करते-करते 5 दिन में ऐसा लगता है कि 5 महीने से यही सब चल रहा है, कब चलेगा ये? तो ऐसा चीठा-मट्ठा शेयर अगर आपके पास फँस जाए, तो ट्रेडिंग में आपका मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खाना खाते-खाते दाँत में कंकर आ गया। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा हल क्या है? आपको स्टडी करना है। जो स्टडी आज मैंने इस वीडियो में बताई है, उसको आप अच्छे से कीजिए और फाइनल वीकली ब्रेकआउट 1:30 के बाद मिलेगा आपको। और भी ब्रेकआउट्स पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी छोटा-सा स्टॉप लॉस हो गया है या प्रॉफिट नहीं मिला है ज़्यादा बड़ा, तो आपको वो चीज़ नहीं भूलनी है कि स्टॉक मार्केट में 22 दिन की कमाई 22 दिन लगातार कमा के नहीं मिलती। 22 दिन की कमाई मिलती है 5 से 6 दिन में। वो 5 से 6 दिन आपको चूकना नहीं है। तो जब भी 2 दिन बड़े मूवमेंट आए और आपको बड़ा प्रॉफिट मिले, समझो 2 दिन में आपको ₹1000 पर डे चाहते हैं लेकिन 4000 मिल गया। तो ₹3000 आप निकाल के रखो बाजू में और ₹1000 में अगले 5 दिन का स्टॉप लॉस अकोमोडेट करो, मतलब ₹200 5 दिन के लिए। ₹200 हर दिन का, 5 दिन के लिए। तो इससे क्या होगा? आपकी क्वांटिटी सीधा घट के 500 से ₹50 हो जाएगी। है ना? मतलब 2 दिन का बड़ा मूवमेंट आने के बाद में ये मूव बाज़ार कब रेंज बाउंड होगा, खबर तो करेगा ना हमको, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है, मोमेंटम की वजह से हम हमेशा ही बेवकूफ़ बन जाते हैं, हमेशा ही बेवकूफ़ बन जाते हैं, है ना? तो मोमेंटम की वजह से हमारे साथ बार-बार एक ही घटना होती रहती है और हम कभी भी इस बात को सोच के कि बस ये आखिरी सौदा हो और आज के दिन सुबह-सुबह ट्रेड करता हूँ, वैसे तो बाज़ार बहुत ऊपर आ गया है, तो अब तो मैं सब निकाल दूँगा चीज़ें और इतने में कोई चीज़ भागती दिखी, आपने और खरीद लिया, बेचने का तो ध्यान भी नहीं रहा और आपको फिर पता लगा कि यार जो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आई थी प्रॉफिट बुक करने की, वो आपने मिस कर दी, ऊपर से और ज़्यादा शेयर भी खरीद लिए। ये सब बार-बार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हमारे अनुभव से जो बात हम आपको बता रहे हैं, उसको एक बार मानने का दिल नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, डॉक्टर, वकील और टीचर, ये तीनों पे आपको आँख मूंद के भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप इन पे शक करते हैं, तो आप इनका फ़ायदा नहीं उठा सकते। भई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जिससे कोई गलती नहीं होती है, मैंने कोई चीज़ बना दी है और वो आपको बिल्कुल ही पैसा ऐसी आँख मूंद के बरसाती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात मैं आपको कभी बोला भी नहीं। मैंने कहा है कि मैं आपका काम आसान बना देता हूँ। और उससे यकीनन आपका काम बहुत आसान बन भी रहा है। लेकिन अगर आपको इस बात का पता हो, कि यार पीएसयू बैंक तो बहुत दिन से रोज़ भाग रहे हैं, ऑयल एंड गैस तो बहुत दिन से रोज़ भाग रहा है, तो एक काम करें आईटी और फार्मा आज पहली बार भागना शुरू किए हैं, ये नीचे के लेवल पे थे। तो आप उनमें पोज़ीशन बनाने के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो आपको नुकसान होने के बजाय बड़ा फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि आपने ऐसे स्टॉक को खरीदा जो ओवरसोल्ड है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक-एक बात जो आपने पढ़ी है, समझी है, जानी है, भले ही वो आज पढ़ा कल आपको फ़ायदा नहीं दे, लेकिन डेफ़िनेटली ज़िंदगी में ₹1 यहाँ आपको ₹1000 देता है। नॉलेज में लगाया हुआ ₹1 ₹1000 देता है, बस ये नियम आप याद रख लेना। आज तो याद रख लेना, आज मानना भी मत। मैं आपको दावा करके दे रहा हूँ 10 साल बाद आप कहोगे कि सर आप अपने बच्चों को ये बात कहोगे। नॉलेज में ₹1 लगाया ₹1000 बनता है। बस इस बात के साथ अब आपको तय करना चाहिए कि आपको किस तरह की ट्रेनिंग आप आसानी से अफ़ोर्ड कर सकते हैं।
और उतना आपको सीखना चाहिए। आप 5,500 का कोर्स ले सकते हैं आसानी से, तो वो लीजिए, फिर 2,500 के बारे में मत सोचिए। 2,500 ले सकते हैं, तो वो लीजिए। 70,000 का ट्रेनिंग ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, तो मैं कई सारी चीज़ें करता रहता हूँ, तो फिर आपको वो करना चाहिए। मतलब वो वाली जो एक सोच होती है ना, छोटी सोच, जिसमें ऐसा लगता है कि अरे यार! पैसा जब निकालने की बारी आती है, तो हम कहते हैं जितना कम से कम हो वो कर लो, और जब लेने की बारी होती है, तो हम बोलते हैं बस इतना सा। अरे 2 ही हज़ार रुपए मिले, वो तो यार 12-12 हज़ार रुपए कमा के ले जाता है मेरा दोस्त तो। तो आपका दोस्त और क्या-क्या किया है उसने, कितने सालों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कितने पैसे लग गए उसको, आपको पता किया कभी? और ईमानदारी से 3 पैग पिला के पूछना, क्योंकि कभी-कभी फ़ायदा होता है तो आदमी चौराहे पे जाके चिल्लाता है, और स्टॉक मार्केट में कभी नुकसान होता है ना, तो आदमी चुपचाप आके सो जाता है। चाय पीना भी उठने के बाद करता है। तो आपको पूरी कहानी, आपको किसी को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे सामने बैठ के डुप्लीकेट मत करो। किसी को लगता है मैं झुनझुनवाला साहब की तरह काम करूँ, वॉरेन बफे बन जाऊँ, कोई बड़ा ट्रेडर बन जाऊँ, वो सब बाद में। पर उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? वो समझना नहीं है क्या? तो वो समझना ज़रूरी होता है दोस्तों। आज मैंने आपसे कहा है, आपको ओवरसोल्ड स्टॉक की स्टडी करनी है। आज के लेसन का ये सार था। मैं अभी इजाज़त चाहता हूँ। मैं अभी अपने पेरेंट्स के साथ एंगेज हूँ, तो कभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आपके सामने नहीं आ पाता हूँ, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हमेशा आपके सामने बने रहने की। आप हमको कोरा पे जाइए, क्वेश्चन कीजिए, वहाँ के आंसर बड़े आराम से मिलेंगे, क्योंकि मैं वो अपने पेरेंट्स के पास बैठ के भी उसको आंसर कर पाऊँ, तो उनको समय देने में भी मुझे दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियो आपको आ रहे हैं नए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर वो इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे जाके उसके व्यू और लाइक बढ़ा देते हैं, तो इससे चैनल को इतना बूस्ट अप मिलेगा कि हमको बाकी प्रमोशन के लिए ना तो पैसा, ना टाइम खर्च करना पड़ेगा। सारे के सारा पैसा और टाइम कहाँ आ जाएगा? इसमें लगा देंगे हम। जब हमारा पैसा जो बच जाएगा, तो आपके कोर्सेज़ में डिस्काउंट आ जाएँगे। ये सब चीज़ें कैसे होती है? आप अगर ख़्याल रखते हो, तो वेस्टेज बचता है तो चीज़ें सस्ती होती है, बेहतर होती है। हम ज़्यादा समय दे पाते हैं। ये सब जुड़ा हुआ है दोस्तों, कुछ भी मैं छुपा के रखना नहीं चाहता। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी इंसान अगर आपको पूरा-पूरा समय दे, तो कंपनीज़ क्या करती है, कंपनीज़ एक एम्प्लॉयी के रहने का उसको घर दे देती है, टाउनशिप में बच्चों का स्कूल खोल देती है, चाकू से लेके किचन का हर चीज़ भी फ्रिज-विज सब दे देती है, बोले कि घर हम सँभाल लेंगे, आप काम सँभालो, फैक्ट्री सँभालो। क्यों करती है? क्या उनको समाज सेवा का शौक चढ़ा है? ऐसा तो नहीं है। वो समझ रहे हैं इस बात को कि बाकी सब जगह इसकी एनर्जी अगर बर्बाद होगी मेरे मैनेजर की, मेरे एम्प्लॉयी की, उसकी बजाय छोटे-छोटे काम तो हम पैसा देके यूँ ही सँभाल सकते हैं। ये एक स्किल्ड आदमी है, तो ये सब्ज़ी लाने के बारे में सोचे इसकी बजाय ये हमारी कंपनी में प्रोडक्शन कैसे बढ़े, उसकी क्वालिटी कैसे बढ़े, उसके बारे में सोचे तो ठीक होगा ना। और हमने हमेशा देखा है कि हम कभी ऑफ़िस जाते हैं तो हो सकता है 1 घंटे का 2,000 बनाते हों, लेकिन घर आते हैं तो उसी 1 घंटे में हम ये सोच रहे होंगे कि आज शाम को सब्ज़ी क्या बनाएँ, है ना? तो दोस्तों, आप सभी से ये अनुरोध है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और आप अब आदेश कीजिए कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे लाइव स्ट्रीमिंग है। हर दिन जो स्ट्रीमिंग होगी, वो किसी एक खास टॉपिक पे पूरा ट्रेनिंग होगा। तो आप हमको टॉपिक सजेस्ट करेंगे सभी लोग, उसमें से जो बेस्ट होगा, वो हम आपके साथ बात करेंगे। मैं आपके क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत कम समय निकाल के ये खास बात करनी होती है। तो 2021 स्ट्रैटेजी अब अकेले में अवेलेबल नहीं होती है नॉर्मली, 2500 की स्ट्रैटेजी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है, तो मैं उनको फ्राइडे इवनिंग तक का टाइम दे रहा हूँ। रात को 8 बजे तक का, कि 2500 पे करके वो 2021 स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। और नहीं तो ₹10,000 की 2 कोई भी वीडियो कोर्स आप लेंगे, तो आपने जैसे निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन और स्विंग ट्रेडिंग ले लिया, या इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग ले लिया, ऐसा 10,000 का कोर्स लिया, या इंट्राडे इक्विटी और कमोडिटी कोर्स ले लिया, तो आपको साथ में 2021 स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और साथ में मिलेगा 1 मंथ का हमारा मैसेज सपोर्ट, जो आपका सारा फी जो आपने दिया है उसका 1.5 गुना रिकवर कर दे, ये पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन एश्योरेंस, गारंटी, वो सब शब्दों से मुझे नफ़रत है पर्सनली, है ना? तो मुझे चाहिए कि हम आपके पास जब चैनल बना के आए और हमने यहाँ वीडियो बनाया और उसे डाला, तो मैं अगर ये गारंटी रखता कि नहीं आप बताओ इतने सारे लोग आएँगे तो ही मैं जाऊँ और बोलूँ, तो बा काम हो सकता था क्या? तो मैंने अपना एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि एक
घंटे मैंने अपना नॉलेज शेयर किया, मेरा क्या गया? बल्कि कुछ न कुछ मैं ही अपने अंदर कुछ सीखूँगा, कुछ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊँगा, कुछ अपना ज्ञान बढ़ाऊँगा। तो ऐसा सोच के मैं आया और फिर आप सब लोगों का प्यार मिला, तो मैं बहुत बड़े फ़ायदे में आ गया। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। ऑटोबायोग्राफी के वीडियो और सारे स्टॉक मार्केट के वीडियो, कोर्सेज़ की डिटेल उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको लॉस से जूझते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मेरा असली काम ये है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में मदद कर सकूँ, लेकिन मैं इसको कभी भी ऐसे सेवा के मॉडल में नहीं करूँगा। अगर हम यहाँ पैसों की खेती करने आए हैं, तो भले ही आपको 10 बीज डालने पड़ेंगे, लेकिन 10 बीज ज़मीन में बोना ज़रूरी है। अगर आपको वो वाली चीज़ दिमाग में नहीं है, तो मैं कहूँगा आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए या किसी और कमोडिटी करेंसी ट्रेडिंग के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, बिज़नेस के लिए ही क्वालिफाइड नहीं है। क्योंकि बिज़नेस का पहला गुण जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप या मार्केटिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा है, वो था जोखिम। जो आदमी जोखिम उठाना जानता है, वही बन सकता है बिज़नेसमैन, वही बन सकता है एंटरप्रेन्योर। तो वही बन सकता है सबसे कामयाब और खुश इंसान। चलिए दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गुड नाइट। कोरा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सभी जगह हमें आपका, ट्विटर पे सभी जगह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। बाय।